तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बोला गया कि फाइंड अ ट्रांजिशन इन लिथियम प्लस प्लस आयन दैट corresponds टू द सेम एनर्जी लेवल ऑफ द फोटोन एज इन हाइड्रोजन एटम फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। तो इस ट्रांजिशन के लिए कौन सा एनर्जी लेवल लिथियम प्लस प्लस में होगा जो कि सेम एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोवाइड करेगा। सॉल्व करो इसको। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें रेडबर्स कांस्टेंट, रेडबर्स वाला जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो, उससे आएगा। दो वेरिएबल्स होंगे और एक और इक्वेशन लगेगा तुम्हारा n2 के लिए, एच सी वाई लेमडा 2 के लिए और 1 के लिए निकालो और उस एनर्जी लेवल को तुम कंपेयर करो लिथियम प्लस प्लस के लिए। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि हमेशा काम आएगा और काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, कोई भी एक जनरल मैं बातें बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है, तो कोई भी ट्रांजिशन अगर 3 से 2 में हुआ है तो ये हीलियम प्लस एटम में कौन सा ट्रांजिशन कहलाएगा, हमें इस बात को बताना है। कौन सा होगा? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। देखो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। अगर इसकी एनर्जी हीलियम प्लस के किसी एक ऑर्बिट के बराबर मैं कर दूं और इसकी दूसरी एनर्जी यहाँ पे मैं मैपिंग कर दूं, है ना, मैपिंग करने की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल्स टू 6, तो मेरा काम हो जाएगा। तो तुमने यहाँ पे z का वैल्यू कितना पुट कर लिया है 2 और तुमने z का वैल्यू कितना पुट किया 1, इसमें n का वैल्यू कितना पुट किया है 2 एंड 3, इसमें n का वैल्यू कितना पुट करना चाहिए ताकि मुझे सेम रिजल्ट आए। कितना रिजल्ट लाना है 13.6 डिवाइडेड बाय 9 एंड 13.6 डिवाइडेड बाय 4 लाना है। तो बोलो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें पुट करो 13.6 4 डिवाइडेड बाय x। बोलो x का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू आ जाए। ये तो एक 4 इक्वेशन हो सर। गया। 16। 4 सर। कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, एक सिंपल सा सॉल्यूशन। तो मैं क्या एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैपिंग के लिए, ये जो भी वैल्यू आया है उसको तुम z से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? z से। यस सर। तो इसको तुम z से मल्टीप्लाई करो, z कितना है 2 है, इसको भी z से मल्टीप्लाई करो, z कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 इट इज़ 4। अब इसका एनर्जी लेवल देखो कितना आ रहा है -13.6 जेड स्क्वायर विच इज़ 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर दैट इज़ 36। कितना आ गया -13.6 डिवाइड बाय 9। क्या इतना ही है यहाँ पे एनर्जी? हाँ सर। मैपिंग कर रहा हूँ मैं, हाँ यस सर। बराबर। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली अगर तुम्हें लिथियम मिले, लिथियम प्लस प्लस मिले, तो उसके लिए मैपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? जेड से मल्टीप्लाई, जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है ना। तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर लो। इसका जेड कितना होगा लिथियम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड 3 होगा। तो कितने से आया मैपिंग 6, 6 में फॉरवर्ड, ये इसमें गया। और इसके लिए कितना आएगा सर। 9। नहीं। 9, तो तुम्हें क्रॉसपॉन्डिंग लेवल पता चल गया कि ये 9 से 6 में
जो ट्रांजिशन होगा वो 3 से 2 के बराबर का होगा। अरे हाँ, है ना, कितना सिंपल है। हाँ सर। हाँ सर। अब ऊपर देखो, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, 2 से 1 के लिए। बताओ 2 से आंसर 1 आंसर क्या होगा। जेड कितना है, 3, मल्टीप्लाई कर दो 3। दोनों को। एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा और 3, मतलब 6 से 3 का ट्रांजिशन जो होगा वो सेम एनर्जी लेवल को करस्पॉन्ड करेगा। क्लियर है। हाँ सर। यस सर। तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता हाँ दिया। सर। ऐसे क्वेश्चन ढेरों सारे बनते हैं जो तुम अब आराम से देख करके कर सकते हो। हाँ सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। कंटिन्यू करने वाले अभी। हाँ, सर रजिस्टर कर दीजिए फिर। ओके। तो देखो इधर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया कि एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास m है और वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में उसका पोटेंशियल एनर्जी ए आर स्क्वायर, वेर ए इज कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियस, और आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोलो या फिर रेडियस बोलो। तो बोर्स मॉडल मान लो कि इसमें अप्लीकेबल है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला जो लॉज थे। तो बोला गया देन फाइंड द रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो एनथ ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग एनर्जी लेवल्स के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेई में भी पूछे जा चुके हैं, तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। तो क्वेश्चन ऐसा था, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या मैं इससे फोर्स निकाल सकता हूँ। बेसिकली हुआ ये ऐसा, ये ओरिजिन है और ओरिजिन के चारों ओर इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई मास होगा नहीं। जिस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का रीज़न बनाया है जिसने भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है सॉरी, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 2 AR, है ना। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ डेट mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2 AR। फोर्स तो मैग्नीट्यूड में ही लेते हैं ना हम लोग, माइनस साइन तो बस डायरेक्शन के लिए होता है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, और इससे मुझे निकालना पड़ेगा v एंड r को। सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। क्या करना पड़ेगा, इधर से r निकाल लो सॉरी, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम वी, और इस r के वैल्यू को इस जगह पे पुट कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AR स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई एम वी का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेता हूँ तो ये m रेज टू पावर 1/2 होगा, है ना, इंटू वी इज इक्वल्स टू 2a के पावर 1/2 और एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम वी। तो फिर से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर 1/2, और ये आएगा एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई m, ऐसा। और अब फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डेट विल बी 2 a m एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई m का होल स्क्वायर और की पावर 1/4। बोलो ये समझ में आया। हाँ सर। तो इस तरीके से वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी निकल गया तो तुम अब रेडियस भी निकाल सकते हो।
अब एनर्जी लेवल की बात करते हैं, तो जब एनर्जीज की हम बात करते हैं तो एनर्जी में आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है हमारा, ऊपर दे रखा है विच इज ए आर स्क्वायर, है ना, यू इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी का वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इधर से आ जाएगा टोटल एनर्जी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एनर्जी होगा ये किसी भी ऑर्बिट के लिए वो किसके प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के कितना होगा, एन स्क्वायर होगा या एन क्यूब होगा या फिर जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी के हिसाब से देखूँ तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर कितना है, 1/2, है ना, ये आंसर होगा। अब रेडियस का भी पूछ सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जही भी क्वेश्चन पूछता है और तुम्हें बिल्कुल कैलकुलेशन इस तरीके से करना है। दो चीज़ हमेशा याद रखना, पहला, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास ये इक्वेशन आना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। दूसरा इक्वेशन किससे आएगा, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई से। ये दो इक्वेशन हर एक जे इक्वेशन का मतलब बेस होता है कोई भी अच्छा क्वेश्चन बना तो। और कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर लेट से एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास 100 टाइम्स है और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो हाफ है, तो बताओ अब कितना, मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तुम डायरेक्टली फॉर्मूले देख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और तुम वैल्यूज को पुट करके फैक्टर निकाल सकते हो। ये बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या चीज़ है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस को समझने से पहले हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम लोगों को अगर याद हो तो 2 स्टार सिस्टम बताया गया होगा, बताया गया। 2 स्टार सिस्टम में क्या होता है, 2 स्टार्स होते हैं और दोनों स्टार्स क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मान लो कि इन दोनों सिस्टम का m1 मास है और ये m2 मास है, सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है। तो पहला वाला जो मास है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, तो दूसरा वाला मास इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। तो बेसिकली दोनों मास अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है। 2 स्टार सिस्टम यही होता है ना, और इसी पैटर्न पे हर एक चीज़ बेस्ड है। बेसिकली कोई भी दो प्लेनेट या फिर कोई भी जैसे सन है और अर्थ है, तो सन और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट सन सर्कुलर मोशन कर रहा है और अर्थ भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि सन स्टेशनरी है, ठीक है क्या, ऐसा नहीं कि सन स्टेशनरी है, सन भी रोटेशन कर रहा है। और ये है हमारा अर्थ, लेकिन जब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं अर्थ और सन का, तो वो इस जगह पे आता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं, है ना। तो वो सन के इनसाइड है, मतलब मास ऑफ सन बहुत ज़्यादा, मास ऑफ अर्थ बहुत छोटा, तो उसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे आया, जो कि काफ़ी क्लोज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सन है ना। तो इसीलिए जो सर्कुलर मोशन सन का होता है, रोटेशनल मोशन, वो काफ़ी माइन्यूट सा होता है, और अर्थ का इसके चारों ओर होता है, काइंड ऑफ। मेरी बात समझ में आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस में लगाते हैं कि भाई न्यूक्लियस जो है हमारा स्टेशनरी कैसे रह सकता है। अगर हमने फ्री रखा है न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन भी फ्री है,
मूव कर सकता है। तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना है, Ze, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, -E। तो ये सिस्टम जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सर्कुलर मोशन करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलो। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये ऐसा करेगा और ये ऐसा करेगा। सो अब जो न्यूक्लियस है वो हमारा स्टेशनरी नहीं है, और न्यूक्लियस अगर स्टेशनरी नहीं है तो क्या इसके एनर्जीज में डिफरेंसेस आएंगे, लेवल्स में? बिल्कुल आएंगे। हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे उसमें न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान करके कैलकुलेट कर रहे थे। तो क्या करना पड़ेगा, चलो कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं साइड में बता देता हूँ इधर, और सन को हटाता हूँ। हालांकि इसका जो इफेक्ट होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना काफ़ी पास होता है। इस डिस्टेंस को मैं r1 बोल लेता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं r2 बोल देता हूँ। और तुम्हें पता होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उस केस में r1 और r2 का वैल्यू कितना होता है। दिस इज r1, दिस इज r2। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन द masses इज r। सेंटर ऑफ मास में क्या बताया गया, r1 का वैल्यू कितना होता है, m2r अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। पढ़ा है क्या? बोलो जल्दी। हाँ ये और R2 का वैल्यू कितना होता है, अगर R2 ले रहे हैं तो मास इसका लेना होता है, R1 ले रहे हैं तो मास इसका लेना होता है, अपोजिट मासेस, डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाला होगा, कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और ये फाइनल म्यू आर स्क्वायर के बराबर आता है। और ये चीज़ मैंने वहीं पे बताया था कि ये काम आएगा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में। और म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। बोलो याद है ये चीज़ या नहीं है, या तुम लोग को नहीं बताया? देखो मास ऑफ द प्रोटॉन ये है, और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू r1 स्क्वायर प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू r2 स्क्वायर। और r1 r2 का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा करके पुट कर सकते हैं। दिस इज r1 एंड दिस इज r2। जैसे ही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, वेर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेर म्यू इज रिड्यूस्ड मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, तो नहीं है ये, न्यूक्लियस बोलना चाहिए, mn, न्यूक्लियस का मास पूरा mn डिवाइडेड बाय me प्लस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, मैं उधर की चीज़ें याद दिलाता हूँ। पढ़ा था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, अरे बोलो तो सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। बाय।
सो ये क्या चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारा, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बार, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मास इलेक्ट्रॉन का आएगा, वी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स को मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर भी तो लिख सकता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिखा जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम को मैं एम वी आर ना लिख करके आई इंटू ओमेगा भी लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आया क्या, जिसको मैं म्यू आर स्क्वायर, म्यू तो नहीं लिखूंगा, आई ओमेगा, तो आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बस मैं इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख दिया हूं, लेकिन आंसर तो सेम आएगा। अरे अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आर का वैल्यू अलग आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। ओमेगा का वैल्यू अलग आ सकता है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, लेकिन आर का तो वैल्यू वही आएगा जो सॉल्व हम लोग पहले किए थे, है ना। तो मैं इसी इक्वेशन को बेस बना करके यहाँ के इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम में पहले पहला इक्वेशन लिखते हैं, इस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ। दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेकिन इसको मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो एम यस सर। ई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर कौन सा होगा, जिसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो दिस इज आर। और ये कौन सा है, आर, आर टू, या आर टू लिखूंगा मैं। अब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर ही है। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा आर स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये सेंट्रिपिटल फोर्स था, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन लिखता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर आर टू इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। लेकिन जैसे ही मैं एंगुलर मोमेंटम बोलता हूँ एल, तो मुझे अब सिस्टम का एल लेना पड़ेगा। पहले एंगुलर मोमेंटम किसका लेते थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेते थे, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस को तो स्टेशनरी मानते थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था इधर, लेकिन इधर तो दोनों रिवॉल्व कर रहा है ना। तो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई वन ओमेगा वन प्लस ऑफ आई टू ओमेगा टू। इस जगह पे ओमेगा दोनों का सेम है, ठीक है। ओमेगा क्या है, दोनों का सेम। किसका ओमेगा, न्यूक्लियस जिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये न्यूक्लियस जिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, उसी ओमेगा से इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करेगा, नहीं तो गलत जगह पे पहुंच जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा। बराबर है क्या। हाँ, तो अब इसको पुट कर लेते हैं, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू ओमेगा टू है, वैल्यू को पुट करा तो इधर से आया आई वन प्लस ऑफ आई टू इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। और आई वन प्लस ऑफ आई टू
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग नेट निकालते हैं वो कितना आता है, दिस मच, किधर लिखा था, ऊपर लिखा, ये लिखा, दिस मच नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकाला, दोनों का एडिशन I1 प्लस ऑफ I2 करके, विच इज म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर स्क्वायर। अब इस जगह पे आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं। फर्स्ट इक्वेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना, सेम रिजल्ट लिखा है। तो R2 का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ME, और R2 का वैल्यू विच इज, बोलो, ये है हमारा R2, तो मास किसका लेना पड़ेगा, इसका, विच विल बी मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ME MN डिवाइडेड बाय MN प्लस ऑफ ME इंटू R इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर लिख रहा हूँ। और ये जो चीज़ है दिस इज म्यू, तो म्यू आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, जो भी बोलो थर्ड बोलो। अब ये दोनों जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऊपर वाले इक्वेशन से, इसको और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, ये रहा। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ था, तो वो क्या था, एंगुलर मोमेंटम m वी आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा था, m आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन था एक। और दूसरा इक्वेशन क्या था, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बार या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है या नहीं, मुझे बस इतना सा बताओ। आया ना, सिर्फ यही डिफरेंस नजर आ रहा है ना कि तुम्हारा जो इक्वेशन है उसमें पहले m था, अब म्यू लिखा हुआ है, इतना सा ही तो चेंजेस आए हैं। तो अगर तुम सिर्फ इतना सा ही चेंज की हो तो फाइनल जो आंसर आएगा उस फाइनल आंसर में m के जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, म्यू आएगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन है ना, सिर्फ इक्वेशन का सॉल्यूशन तो वही मिलता है हमें। चाहे तुम m के जगह पे अल्फा कर दो तो जो भी फाइनल रिजल्ट आया r में उस जगह पे अल्फा आ जाएगा m के जगह पे। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो बस इतना सा ही चेंजेस आने वाला है। तो मैंने जो r का रिजल्ट निकाला हुआ था, वापस इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, चाहो तो तुम लोग सॉल्व कर लो, लेकिन क्योंकि मुझे याद रखवाना था इसलिए मैंने इस तरीके से तुम्हें सोचने पे मजबूर किया। अब क्या करना है मुझे, बस वही फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर मैं याद दिलाऊं तो r जो हम लोगों ने लिखा था
वो क्या लिखा था, सॉरी, हाँ बोलो क्या लिखा था आर, कितना था? एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, ये गिवन था। और जो आया था वी एन के लिए वो कितना निकल के आया था, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू एच। जेड भी था, जेड ऊपर आ जाएगा इसमें और इसमें जेड नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला था। तो हमारा ये भी जो भी रिजल्ट है, इस रिजल्ट में m के जगह पे क्या पुट कर लेना चाहिए, म्यू। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन मेरा निकल के आएगा वो कैसा दिखेगा उसमें, बोलो बोलो। r will be equals to epsilon naught n square h square divided by pi mu e square z, ये आ जाएगा। बस तुमने क्या किया है, रिप्लेस किया है, जहाँ पे भी m था उस जगह पे म्यू से रिप्लेसमेंट किया है। और वी एन कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी वी एन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा आएगा बराबर। वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो तुम चाहो तो वैसे कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर वन, सॉरी आर टू था ना, रेडियस टू लिया था, तो ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने की मुझे ज़रूरत है नहीं, मुझे ओमेगा निकालने की ज़रूरत है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि तुम रेडियस निकाल सकते हो आराम से इजी वे में, और रेडियस ये आ जाएगा। तो इसका अगर मैं वैल्यू निकाल करके बताऊं तो ऊपर नीचे मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू को मैंने एक साइड ले लिया, और अंदर वाले का मुझे वैल्यू ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.529 एंगस्ट्रॉम, और साथ में क्या आएगा एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये मेरा वैल्यू के साथ रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चंस हालांकि अभी तक नहीं आए हैं, तो चांसेस हैं कि हो सकता है आ जाए। जेई में क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के अभी पूछे नहीं गए इफेक्ट ऑफ रोटेशन पे। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी के जेड इंटू हाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो दोनों के कारण से होगा, दो रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हाफ ऑफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर। और क्योंकि ओमेगा वन और ओमेगा टू सेम है तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आई हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर नेट। आई नेट कितना निकाला था, म्यू आर स्क्वायर, इसके वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग। और ऊपर रिलेशन देखो, ये जो रिलेशन मिला है ये वाला, इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देख सकते हैं। तो जब हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी क्या आएगा,
हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम लोग सम करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, लेकिन रिजल्ट में m की जगह पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, म्यू। बात समझ में आएगा? तो ये हम लोग लिख लेते हैं, एनर्जी इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ऊपर m था, ये जगह म्यू ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ई एन मुझे अगर निकालना है तो इसके लिए बस एक फैक्टर मुझे मल्टीप्लाई करना है, वो हमेशा याद रखना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो होता ही था ऑलवेज, लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ रोटेशन हमें काउंट करना है तो इस फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्या? इस वाले में भी हम लोगों ने हाँ एक सर। फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, विच इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू से। बस इतना सा ही ध्यान देना है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ये बेसिक सा चीज़ है, अगर एक बार दिमाग में आ गया तो समझ लो इस पर क्वेश्चंस वगैरह आ जाए, कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई क्वेश्चंस वगैरह आए नहीं है। नेक्स्ट करते हैं एटॉमिक कोलिजन। सर 5 मिनट है। एटॉमिक कोलिजन स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक कोलिजन मतलब कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोलिजन हो रहा है, लेकिन एटम्स के कोलिजन की बात हो रही है यहाँ पे। जनरल कोलिजन का पहले कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करा देता हूँ। जनरल कोलिजन में क्या होता था, 3 तरह के कोलिजन्स होते थे। पहला कोलिजन कैसा होता था? इलास्टिक। पहला कोलिजन होता था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इसमें E इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1, और इसमें एनर्जी लॉस क्या होता था, 0 0 इज इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा के E इज इक्वल्स टू 0, ये पहला था। दूसरा कौन सा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। एक तो इनइलास्टिक होगा ना, और तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 0 होता है, और इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और जब इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में E का जो वैल्यू होता है वो 1 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब एनर्जी का जो लॉस है वो भी कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो मैक्सिमम से 0 के बीच में होगा। मैक्सिमम से 0 के बीच में होगा। बोलो, समझ में आया ये चीज, है ना? अब एटॉमिक कोलिजन हाँ पे सर। चलते हैं। एटॉमिक कोलिजन में कोई भी, मान लो कि एटम रखा हुआ है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होते हैं इसके। तो कोई भी हाइड्रोजन एटम है, अगर अभी ये रेस्ट पे है और इस जगह से एक न्यूट्रॉन आ रहा है, बराबर,
इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है के, या फिर वेलोसिटी v से आ रहा है, और ये इसके साथ जाकर के टक्कर खाया। ये कैसे था, रेस्ट पे था, और ये आकर के टक्कर खाया। तो टक्कर खाएगा, तो खाने के बाद फिर इन दोनों बॉल्स या फिर इन दोनों एटम्स और न्यूट्रॉन की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 3 तरह के कोलिजन्स पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें कि एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा, या फिर एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, या फिर एनर्जी का लॉस कुछ होगा। वो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो गया कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाएगा। बोलो वो किधर चला गया एनर्जी का लॉस, किसी फॉर्म में गया क्या एनर्जी का लॉस? अरे एनर्जी तो कंजर्व होता है ना। मेरी बात पोटेंशियल में सर। समझ में नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? ये सर दोनों रिपीट कर दें। ये दोनों बॉल्स जब टक्कर खाते हैं, तो टक्कर खाने के बाद जो इनिशियल टोटल एनर्जी होता है और फाइनल टोटल एनर्जी जो होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, कम भी तो हो सकता है। हाँ यस सर। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, हाँ सर। तो ये हाँ लॉस यस ऑफ सर। एनर्जी किधर गया, ये लॉस ऑफ एनर्जी किधर गया? हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुआ, या साउंड के फॉर्म में, हाँ यस सर। ये कुछ और हुआ? साउंड हाँ। पोटेंशियल सर। अब जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होता है। ये कब होता है, जब दो बॉडी टक्कर्स खाते हैं और मिलियंस ऑफ एटम्स एंड जो भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स अंदर पड़े हुए हैं। एटम्स के वाइब्रेशन ही क्या होते हैं, हीट होता है ना, टेम्परेचर का बढ़ाता है। लेकिन जब हम लोग छोटे लेवल पे बात करते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ गया, ना 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 ना, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस इसमें नहीं हुआ है। एनर्जी का लॉस अगर हुआ तो गया कहाँ, एनर्जी का लॉस हुआ ये पक्का है। तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको एक्साइट कराने में जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो एनर्जी जाना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट कर जाएगा और इसमें चला जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी किस में गया, लॉस ऑफ एनर्जी बन गया फोटोन, और फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब डिपेंड करता है कि उसको एनर्जी मिला कितना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है तब तो n इज इक्वल्स टू 2 में जाएगा। अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है तो किस में जाएगा, थर्ड। थर्ड में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एनर्जी का जो लॉस है वो किसके बराबर है, 10.2 के या 12.09 के बराबर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। मेरा कॉन्सेप्ट अब तक में क्लियर हो चुका होगा तुम लोग का, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, इसके कोई फॉर्मूले नहीं है कि एक फार्मूला बता दिया आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को दूंगा करने के लिए। ये हाइड्रोजन एटम है जो कि अभी रेस्ट पे था, और ये न्यूट्रॉन है जो कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी किया था, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो न्यूट्रॉन का मास अगर मैं m मानूं, तो हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम का बोलो। हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? ए। एक प्रोटॉन होता है सर, हाँ। और न्यूट्रॉन होता है क्या?
बोलो होता है क्या? नहीं होता है ना। तो दोनों का मास इक्वल हो गया लगभग लगभग। यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लगभग लगभग सेम। अब कोलिजन वाले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। मान लो कि ये दोनों बॉल हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन है ऐसा मत सोचो, मान लो बॉल है। तो इनिशियली क्या था, ये बॉल v वेलोसिटी से आ रहा था और ये बॉल रेस्ट पे था, और फाइनल क्या हो जाएगा, इन दोनों बॉल के पास वेलोसिटी आ जाएगा v1 एंड v2 बराबर क्या। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस V1 हाफ एम वी टू V2 स्क्वायर। square. मुझे क्या निकालना है, v1 और v2 निकालना है। तो दो तरह के कोलिजन हो सकते हैं, या तो इलास्टिक या तो परफेक्टली इलास्टिक, या फिर एक मीडियम वाला। तो मैं अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बिल्कुल एनर्जी का लॉस नहीं है। मैं मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी निकालना चाहता हूँ, कितना होगा मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए मुझे E इज इक्वल्स टू जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहले कर लेता हूँ, एम वी इज इक्वल्स टू एम वी वन प्लस ऑफ एम वी टू। और जब इलास्टिक कोलिजन नहीं है, E इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। v1 इज इक्वल्स टू v2 हो जाएगा एम वी इज इक्वल्स टू 2m v1, mm कैंसिल आउट, v1 इज इक्वल्स टू v बाई टू। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ v1 v2 सेम है यहाँ पे, तो हाफ इंटू 2m इंटू v बाई टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ 2m v स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, Half mv square. लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई लॉस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/4 एम वी स्क्वायर विच इज 1/4 एम वी स्क्वायर, है ना। अब स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी था, इसको मैं अगर k बोलूं, लेट से दिस इज k, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, k/2, है ना। और ये जो हमने लॉस ऑफ एनर्जी निकाला वो मैक्सिमम निकाला, मतलब एनर्जी का जो लॉस है वो एक रेंज में हो सकता है। लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी फ्रॉम 0 टू k/2। अगर ज़ीरो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, और अगर k/2 लॉस हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर बीच में कुछ लॉस हुआ तो ये होगा इनइलास्टिक कोलिजन। बोलो, समझ में आया। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो किससे आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, वो एनर्जी आ रहा है लॉस ऑफ एनर्जी से। तो ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन का कितना एनर्जी होना चाहिए, तो मैं एक वेरिएशन चूज कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज को चूज कर रहा हूँ। पहला लेट से कि काइनेटिक एनर्जी जो है इस न्यूट्रॉन का, लेट से कितना है
मान लेते हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो ये किस किस तरह के कोलिजन्स कर सकता है, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक करेगा, इनइलास्टिक करेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ हाँ सर आ रही है। तो बोलते जाओ, रिस्पॉन्ड करते जाओ। काइनेटिक एनर्जी अगर इसका 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता है? k/2, 6। विच इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लॉस हो सकता है। लेकिन एक बात कंपलसरी है कि अगर लॉस हुआ है तो वो एनर्जी लॉस जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में ही जाना चाहिए, और किसी और एनर्जी में नहीं, फॉर्म में नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि फोटोन बन के निकल गया बाहर, नहीं, इलेक्ट्रॉन को मस्ट है एक्साइट करना ही पड़ेगा। तो क्या ये जो एनर्जी है अगर टक्कर खाया इस एनर्जी से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाएगा? रिस्पॉन्ड करो। नहीं नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। इसका मतलब दो तरह के कॉलिजन्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिसमें एनर्जी का लॉस होगा, वो कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इन इलास्टिक कोलिजन ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉसिबल कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ सर, नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया, हाँ सर क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करना, एक्साइट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 आएगा कहाँ से? लॉस से। अब इसे न्यूट्रॉन के पास एनर्जी कितना है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये कोलिजन करेगा इस हाइड्रोजन के साथ तो कितना मैक्सिमम लॉस करेगा? मैक्सिमम लॉस करेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर है? नहीं, छोटा है। तो छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइट ही नहीं कर सकता ना, मिनिमम 10.2 चाहिए। ज़्यादा कितना चाहिए? 12.09। आगे वाला तो भूल ही जाओ। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है कि 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी काम चल जाएगा, नहीं, अभी ग्राउंड स्टेट में से। अब बात समझ में आएगी? तो हाँ सर। हाँ, तो इससे हमें समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है और किसी भी तरह का कोलिजन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मैं एनर्जी को बढ़ाता हूँ। ये पहला था हमारा, दूसरा करते हैं। लेट से एनर्जी को बढ़ाया, और एनर्जी को बढ़ा करके मैंने कर दिया 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम मुझे अब बताओ मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है? 10.2। 0 से लेकर के 10.2, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसा मत बोलो सिर्फ 10.2 हो सकता है, सिर्फ 0 हो सकता है। 0 से लेकर के 10.2 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच में कोई सा भी एनर्जी का लॉस वो हो सकता है। लेकिन करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है। तो पहला मैंने चूज करा इलास्टिक कोलिजन। क्या इलास्टिक कोलिजन करेगा क्या? हाँ सर। बिल्कुल करेगा। इलास्टिक कोलिजन हर एक केस में करेगा। आंख बंद करके टिक करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा चॉइस है कि वो कोलिजन करे और एनर्जी का लॉस ना करे। दूसरा, क्या वो इनइलास्टिक कोलिजन करेगा? हाँ सर। और क्या वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करेगा? करेगा सर। सोच समझ के बोलना।
एनर्जी का लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10.2। 10.2। और जब मैक्सिमम लॉस होता है एनर्जी का, E इज इक्वल टू उस समय 0 होता है, याद है ना? तो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। इससे हम लोग इसको हाँ या ना में टिक करेंगे। अगर सपोज मैक्सिमम लॉस 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो मैं इसको क्रॉस टिक करता, अगर 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो भी क्रॉस टिक करता, बराबर। अब इनइलास्टिक कोलिजन करेगा कि नहीं? ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इसको, इससे कम नहीं। 10.2 इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो उसको यूज नहीं कर सकता। अरे इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? मैक्सिमम का थोड़ा पार्ट को लॉस करे, पूरा मैक्सिमम लॉस ना करे, थोड़ा पार्ट। इतना अगर एनर्जी है तो इतना सा लॉस कर जाए और इतना सा रहने दे, बराबर। तो ये नहीं कर पाएगा। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से देख लें, इस एग्जाम्पल के लिए ये वाला हो पाता क्या? नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ रहा। इस एग्जाम्पल के लिए हो पाता क्या? हाँ हो पाता, क्योंकि बीच में एक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। लेट से थर्ड है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है उसके पास कितना 20.4 से ज़्यादा कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? एनर्जी का मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस निकालना, कितना होगा। सो मैक्सिमम लॉस विल बी इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर के 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला बताओ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा या नहीं होगा? होगा सर। दूसरा और तीसरा बताओ। सर तीनों भी होगा। इलास्टिक कोलिजन ऑलवेज होगा। इन इलास्टिक कोलिजन होगा क्योंकि बीच में 0 से लेकर के 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एक एनर्जी आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको वो यूज कर सकता है। तो ये 10.2 के लिए होगा इलास्टिक कोलिजन। क्या परफेक्टली इलास्टिक होगा? क्या सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए? क्या नहीं चाहिए? नहीं। नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट लास्ट केस, अगर एनर्जी हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ इसके लिए क्या होगा आंसर? अगर ये बता दिया तो समझ लो तुमने समझ लिया। क्या होगा बोलो? तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेता हूँ। लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो एक रेंज में होगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के k/2 विच इज 12.0। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, है ना? तो हाँ क्या सर। हाँ इलास्टिक सर। कोलिजन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा इलास्टिक कोलिजन, वो तो ऑलवेज होता है। इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दिमाग लगाओ। इन इलास्टिक कोलिजन होगा कि नहीं? हो भी सकते हैं। नहीं सर, 10.2 पे होगा और फिर बाद में नहीं होगा।
हाँ, ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा और परफेक्टली इनइलास्टिक भी होगा। क्यों? क्योंकि 0 से मीटर स्टार्ट करो और 12.09 तक जाएगा, तो बीच में एक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी एनर्जी आता है। तो अगर सिर्फ इतना ही एनर्जी ले, बाकी एनर्जी को किस में यूटिलाइज कर ले? वेलोसिटी में, तो इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। और पूरा मैक्सिमम को यूज कर ले तो परफेक्टली इलास्टिक। तो मैक्सिमम को यूज कर सकता है कौन से ट्रांजिशन के लिए? n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 3 में जाने के लिए, और ये n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 में जाने के लिए यूज किया जा सकता है। बोलो, है ना? तो इस तरीके से तुमसे हाँ सर। क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो एक जनरल क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर उसको याद रखना है कि अगर एक न्यूट्रॉन है और एक हीलियम प्लस आयन है, तो हीलियम का तो 4m मास होगा, इसका m मास होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी के। इसके लिए सॉल्व करके बताओ कि फाइंड मिनिमम के वैल्यू ऑफ के such that electron at ground state may go to the first excited state। ठीक है, निकालो इसके लिए कितना के का वैल्यू होना चाहिए मिनिमम, ताकि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आराम से चल जाए ग्राउंड स्टेट से। सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं। वही काम करना पड़ेगा, कोलिजन हम लोगों ने पढ़ के ही रखा है, वही काम करना और कुछ नहीं। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी था v, टक्कर खाने के बाद क्या हो गया? इसके पास वेलोसिटी v1 आ गया, इसके पास वेलोसिटी v2 आ गया। और क्योंकि e इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? v2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन, सो mv इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2। इसका मास है m और इसका मास है 4m, तो कितना हो जाएगा? 5m v1 इंटू एम वी। एम से एम कैंसिल आउट, तो इधर से v1 कितना आ जाएगा? v/5। वेलोसिटी आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल निकाल लेता हूँ। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, जिसको हम लोगों ने k बोला है, विच इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ ऑफ m, तो दोनों का सेम है, सॉरी m1 v1 स्क्वायर, वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो इसको ऐड करके 5m लिख लेता हूँ। और वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज v/5 का होल स्क्वायर, है ना? ये वेलोसिटी निकला है फाइनल का। कितना आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर बाय 5। तो फैक्टर देखो, तुम अगर इसको k बोल रहे हो इनिशियल, तो ये कितना आ रहा है फाइनल? k/5। k/5। इनिशियल कितना है? k, तो डेल्टा के लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? 4k/5। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा 0 से लेकर के 4k/5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या कराना है कि k का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, ताकि जो हीलियम एटम है वो एक्साइट कर जाए n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 में। इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट। और ये कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 4। सही है, इतना हो जाएगा। तो डिफरेंस निकाल लो। सो जो एनर्जी का डिफरेंस निकला इधर से,
इट इज 54.4 माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना आ गया ये? 54.4 माइनस ऑफ 13.6 40.8 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मुझे मिनिमम इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये एनर्जी जो है कहाँ से मिलेगा? लॉस से। तो लॉस है 4k/5, इसको मैं बराबर कर लेता हूँ 40.8 के बराबर। तो मिनिमम k का वैल्यू कितना होना चाहिए? 40.8 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये हो जाएगा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो k के पास इतना एनर्जी अगर होगा तो वो आराम से कौन कौन से तरह के कोलिजन कर सकते हैं? इलास्टिक कोलिजन आराम से कर लेगा। दूसरा, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हो पाएगा। तीसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मिनिमम पूछा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम के बारे में पूछा है, इसीलिए आंसर होगा। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अब हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी कम टॉपिक बच के रह गया है। एक छोटा सा टॉपिक है, डेट इज़ ये रिकॉइल स्पीड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दूसरा टॉपिक है इसमें एक्सरे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और तीसरा टॉपिक है इसमें मॉसलेस लॉ, वो देखेंगे। और फोर्थ जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो जगह पे नहीं कराया जाता है लेकिन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब बच गए हैं, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स।